हो गया? यस। चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम और नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। टॉपिक का नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बढ़िया सा टॉपिक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, 3 वर्ड्स है, तीनों वर्ड्स में आसानी से समझ में आ जाए तुम्हें, आधा आंसर तो वहाँ से ही निकल जाएगा। चलो यहाँ पर फोकस करो बस। प्लांक्स साइंटिस्ट का नाम है, बचा क्वांटम। अगर मान लो ये वर्ड्स के बारे में समझ में आ जाए तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एक नया वर्ड है तुम्हारे लिए, क्वांटम। अब क्वांटम वर्ड किसके लिए वो समझा रहा हूँ मैं। एज एग्जाम्पल समझ लो बल्ब है ये अपने पास, तो बल्ब में से क्या होगा, रेडिएशन निकल रहा है, लाइट एनर्जी है ना। तो कौन से फॉर्म में आगे बढ़ेगी, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है ना। तो पहले स्टार्टिंग में क्या माना जाता था वो समझना। ये जो लाइट या कोई भी रेडिएशन जो होता है वो आगे कैसे प्रोपोगेट होती है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट हो रही है। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया कि वो वेव फॉर्म में आगे प्रोपोगेट हो रही है। अब प्रेजेंट मतलब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि नो, वो वेव फॉर्म में लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, वो डिसकंटिन्यूस के फॉर्म में आगे बढ़ेगी। मतलब वेव जो है ना हमें एक कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रहे हैं, वो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, वो क्या है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं वो। समझ रहे हो ना, ये कंटिन्यूस वेव है, जबकि ये कैसे डिसकंटिन्यूट फॉर्म है, या तो पैकेट फॉर्म है एनर्जी का, और यही पैकेट फॉर्म जो है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, यही एक पैकेट को क्या बोलने वाले हम, इट्स कॉल्ड दी क्वांटम। मतलब कोई भी लाइट रेडिएशन कैसे आगे प्रोपोगेट होती है, इन डिस्क्रिएट फॉर्म, पैकेट फॉर्म, और यही सिंगल पैकेट को ही हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। और बहुत ज़्यादा होंगे तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, क्वांटम। तो क्वांटम क्या है, द डिस्क्रिएट फॉर्म ऑफ द वेव, इट्स कॉल्ड दी क्वांटम। क्लियर है ना वर्ड, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये पैकेट जो है वेव का या एनर्जी का, वही हमारे लिए क्वांटम। तो इसके बारे में थ्योरी किसने एक्सप्लेन की, प्लांक्स ने, उसी को हम बोल रहे हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट उसके बाद अब मान लो सन में से कितने टाइप के रेज निकलते हैं, 3 टाइप के रेज निकलते हैं सन में से। कौन कौन से, एक तो यूवी रेज है ना, कौन से वेव्स होते हैं, एक तो यूवी वेव्स होते हैं, दूसरे विजिबल होते हैं, एंड तीसरा इंफ्रारेड्स होते हैं, 3। अब यूवी वेव्स जो होते हैं ना उसकी एनर्जी सबसे मोस्ट है, तीनों में से सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मतलब एनर्जी ज़्यादा तो हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो सकते हैं, हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो सकते हैं, ये इतनी एनर्जी है इसकी। और सबसे लीस्ट एनर्जी है तीनों में से किसकी है, इंफ्रारेड की है। ओके, यूवी रेज हमें पता है क्या होता है, ओजोन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब आगे आना ही नहीं है उसे, तो वरना स्किन कैंसर और उसके चांसेस ज़्यादा है। विजिबल वेव्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, पॉसिबल है, देख सकते हैं ना, सारी जो चीज़ें देख रहे हैं हम किसकी वजह से, विजिबल। और अगर गर्मी जो हीट लग रही है हमारी बॉडी पर, वो किसकी वजह से लगती है, इंफ्रारेड। अब ये सभी आगे एनर्जी वेवी है ना, वेवी फॉर्म में, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे, क्वांटा से ही बना हुआ है ये। तो ये आगे कैसे प्रोपोगेट होगी, ऐसे स्मॉल पैकेट के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट होगी, मतलब क्वांटा से ही बना हुआ है। लेकिन एक और पर्टिकुलर वर्ड है क्वांटा से, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, फोटोन। कौन सा वर्ड है, फोटोन। तो फोटोन वर्ड किसके लिए यूज़ करेंगे हम, जो विजिबल लाइट है उसके लिए यूज़ करने वाले हैं फोटोन। मतलब क्वांटा यूज़ करो या फोटोन, लेकिन फोटोन वर्ड्स पर्टिकुलर किसके लिए यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट के लिए। जो लाइट के वेव्स होते हैं उसका जो छोटा सा पैकेट हुआ, डिस्क्रीट फॉर्म का जो पैकेट हुआ, वो क्या होगा, फोटोन होंगे। तो
सिंपल सा क्वांटम क्या है, फोटोन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए हमें। चलो उसके बाद आगे, अब जो ये वेव्स है जिसे हम रेडिएशन भी बोल रहे हैं ना, रेडिएंट एनर्जी भी बोल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं जनरली? इट्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं हम इसे। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्योंकि जब ये प्रोपोगेट हो रहा है, ये वेव्स है ना, ये जो वेव्स प्रोपोगेट हो रहा है, तो कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट हो, जब प्रोपोगेट होते हैं तो अपने आसपास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि कैसे परपेंडिकुलर? तो मान लो एज एग्जाम्पल एक प्लेन ये ले रहे हैं और दूसरा प्लेन हम ये ले रहे हैं, दो अलग अलग प्लेन है ना, प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लेट इस तरह है और एक किस तरह है ना, और दोनों एक दूसरे से कैसे है? परपेंडिकुलर है। समझना प्लेट कैसी है ये, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में प्लेन है, ये प्लेन ये और ये ऊपर की तरफ है और ये बाहर की तरफ आ रहा है ना प्लेन। अब जो इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, वो मान लो ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हो रही है उसके वेव्स कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे? तो वो ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। तो दोनों वेव्स, दोनों चीज़ें कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब जब वेव्स आगे की तरफ प्रोपोगेट होंगे तो क्या होगा? अपने आसपास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन क्या होगा उनका? परपेंडिकुलर होगा। चलो नेक्स्ट आगे। अब वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हमने कल भी पढ़े थे वापस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। मान लो ये वेव्स आगे प्रोपोगेट हो रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म्स हमने क्या सीखा था इसी से रिलेटेड? ऊपर वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड दी क्रेस्ट। नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम? ट्रफ। और दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ बोलेंगे। या दो नियरेस्ट ट्रक्स के बीच में, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। तो फर्स्ट एक डेफिनेशन हमें पता है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या है? क्लियर है ना? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रक, इट्स कॉल्ड दी वेवलेंथ। और वेवलेंथ हम किस में मेज़र करेंगे? एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मीटर, जिसमें मेज़र करना है लेंथ के अंदर। ओके। दूसरा एक और टर्म्स हमने पढ़ा था, कौन सा? फ्रीक्वेंसी, म्यू। क्या डेफिनेशन थी? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, इसी को हम क्या बोल रहे थे? इट्स कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? याद करो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा था। फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे से क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से क्या है? इन्वर्सनली है। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेव्स बहुत बड़े हैं जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो एक और टर्म्स हमें पता था यहाँ से। ओके, यूनिट पता है ना इसका, फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? एक तो सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, HZ। चलो एक और टर्म्स हमने पढ़ा था, म्यू बार। चलो म्यू बार क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। एक मीटर, एक सेंटीमीटर, उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितने जनरेट बन रहे हैं, वही क्या है? म्यू बार है। इट्स कॉल्ड दी वेव नंबर। इसका फॉर्मूला क्या था? 1 बाय वेवलेंथ। ओके, तो न्यू बार और वेवलेंथ एक दूसरे से क्या है? इन्वर्सनली है। और यही डेटा हम यहाँ पर अगर पुट करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन रहा है? फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू म्यू बार इंटू सी ना। तो एक और फॉर्मूला याद रखना। चलो, वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? 1 लेमडा है। ओके, तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। चलो 4 नंबर में कौन सा था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू क्या था? बोलो। टाइम टेकन पास दी वन वेव थ्रू वन पॉइंट, है ना।
एक पॉइंट से अगर वेव पास हो रहा है तो सामने पहुंच रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, इट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। और उसका फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी है ना। तो वेव्स उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हमें याद रखने, और यही टर्म्स अगेन इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए। चलो आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में वापस आ रहे हैं। तो प्लैंक्स क्या बोल रहा था, तो जो वेव्स पास हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं, वो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है। वो कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं, वो कौन से फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में ना। डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रिएट पैकेट ऑफ एनर्जी होती है ये, मतलब एक छोटे छोटे क्वांटम से बना हुआ है, या छोटे छोटे क्या है ये, फोटोन से बना हुआ है। तो ये छोटा सा पैकेट, उसे क्या बोलने वाले हम, इट्स कॉल्ड दी क्वांटम। और अगर मैं लाइट की बात करूँ तो ये क्या है, इट्स कॉल्ड दी फोटोन। क्लियर है ना, क्वांटम एंड फोटोन क्या है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। फोटोन किसके टर्म्स किससे रिलेटेड है, लाइट एनर्जी से रिलेटेड है, और सबके लिए कॉमन अगर यूज़ करना है तो क्या है, क्वांटम है। प्लैंक्स ने रिलेशन क्या दिया, तो ये जो एक छोटा सा फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी, एक क्वांटम जो है ना उसकी एनर्जी एक्सप्लेन किसने की थी, प्लैंक्स ने, उसी को बोलते हैं प्लैंक्स थ्योरी। तो प्लैंक्स क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटम इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, किसी भी अगर मान लो कोई भी क्या है, क्वांटम है या फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट चाहिए, तो इसे बोलेंगे हम प्लैंक्स कांस्टेंट एच म्यू। तो एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दी उसने, क्या वैल्यू है उसकी, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। याद रखना होगे क्योंकि बार बार ये डेटा यूज़ करना है हमें। तो एच की वैल्यू कितनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। इससे रिलेटेड MCQ भी है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है हमें आगे। ओके, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो आगे, E इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, hc/λ लिख सकते हैं, है ना। और आगे लिखना हो तो बोलो hc 1/λ, तो क्या होगा बोलो, hc म्यू बार हो सकता है। तो एक और फॉर्मूला बन रहा है ना हमारे लिए, तो ये फॉर्मूला याद रखना, यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला है मेन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन क्या कर रही है, जो एक क्वांटम है या जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी, तो उसकी एनर्जी कितनी, इज इक्वल टू एच म्यू। याद करो 10th में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिखते थे हम, तो एरो के ऊपर एच म्यू लिखते हैं, है ना। तो वो लाइट जो आ रहे हैं ना, वो लाइट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है एच म्यू। 10th में भी आता था फोटोसिंथेसिस के ऊपर कई बार एच म्यू लिखते हैं हम फोटोसिंथेसिस में। तो एच म्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है। ओके, अब मान लो ये तो बहुत सारे क्वांटा होंगे, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा जितने होंगे उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू, आगे n लिख लेंगे, एच एन म्यू। तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ क्वांटम, जितने नंबर ऑफ क्वांटम है ना उतनी एनर्जी। अगर एक के लिए फाइंड करना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 10 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 होगी। तो डायरेक्ट पॉइंट याद रखना। ओके, 2-3 MCQ सिंपल से समझना। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या, इन्वर्सनली, मतलब एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। दूसरा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो चलो इसी के हिसाब से ये तीनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी चलो इसकी ज़्यादा है ना, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तीनों में से, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा तीनों में से, यूवी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो MCQ इस तरह भी बना सकते हैं। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है।
तो ये भी स्टेटमेंट याद रखना होगा एमसीक्यू से रिलेटेड। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स देख लिए हमने, और ये दो फार्मूला उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वापस अगेन मान लो हमने क्या लिया है, बल्ब लिया। बल्ब में जो एनर्जी होती है, लाइट जो होती है, कैसे प्रोपोगेट होती है, तो हम ऐसे मानते हैं कि वो एक कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, लेकिन ओरिजिनल क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रिएट पैकेट के फॉर्म में वो वेव में प्रोपोगेट होगी। अब ये जो डिस्क्रिएट या छोटे छोटे जो पैकेट है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी क्वांटम। अगर हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टर्म्स यूज़ करने वाले हम, फोटॉन। नेक्स्ट उसके बाद मान लो सन है, सन में से कितने टाइप्स के रेज आते हैं, 3 टाइप्स के, यूवी रेज, विजिबल रेज एंड इंफ्रारेड। यूवी रेज तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ओजोन के अंदर, विजिबल की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल है ना, देख सकते हैं हम, और इंफ्रारेड की वजह से ही क्या होता है, बॉडी में हीट जो फील करते हैं ना हीट, वो IR की वजह से होती है। इसमें तीनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा है, यूवी रेज की एनर्जी ज़्यादा है, जबकि इंफ्रारेड की एनर्जी क्या होगी, कम है कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट, ये वेव्स या कोई भी वेव्स हो कैसे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जब वो प्रोपोगेट होते हैं तो अपने आसपास में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होंगी एक दूसरे से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, नेक्स्ट कुछ टर्म्स है वेव से रिलेटेड। अपर पार्ट्स में जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलेंगे। लोअर पार्ट्स में जो होगा वो ट्रफ होगा। नेक्स्ट, वेवलेंथ क्या होता है, तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो ट्रक के बीच का डिस्टेंस है, वही क्या है, वेवलेंथ है। जिसे मेजर किस में करेंगे, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, इट्स कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी। तो मान लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है, c/λ। तो सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, चलने की भी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं ना, कि एक सेकंड में मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूँ। अगर मान लो मैं एक सेकंड में 5 स्टेप्स ले रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 5 हुई। अगर कोई 2 स्टेप्स ले रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी याद रखना, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। नेक्स्ट, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होते हैं, वेव नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने वेव्स बन रहे हैं, वही नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, म्यू बार से, और म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ से ही फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला डिराइव किया हमने, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू म्यू बार इंटू सी। नेक्स्ट उसके बाद एक और था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 1/फ्रीक्वेंसी है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। वेव्स अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम को ही हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। नेक्स्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर जो वेव्स थे वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, वो कौन से फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, डिस्क्रिएट फॉर्म में, या छोटे पैकेट के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलेंगे। और वही क्या है, विजिबल लाइट के लिए फोटोन बोलेंगे उसे। अब ये क्वांटम की एनर्जी कितनी, तो प्लैंक्स क्या बता रहे हैं, ये क्वांटम की एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट रखा h, तो h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैंक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10⁻³ जूल इंटू सेकंड। अब ये ये तो एक क्वांटम के लिए हुआ ना एनर्जी। अगर नंबर ऑफ क्वांटम्स है तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू n इंटू एच इंटू म्यू। तो म्यू की जगह पर तुम्हें पता है c/λ लिख सकते हो तुम, या 1/λ की जगह पर तुम म्यू बार भी लिख सकते हो। तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।